बिटकॉइन की कीमत 1 करोड़ 8 लाख रुपए के पार जा चुकी है। जीरो से 1 करोड़ रुपए के पार कैसे पहुंचा बिटकॉइन? किसने इसे बनाया और इसे बनाने वाले ने खुद को क्यों छिपाया? यह अपने आप में एक राज है। आज के इस एपिसोड में हम बिटकॉइन को करेंगे डीकोड। आखिर क्या है बिटकॉइन के बनने की कहानी? क्या है इस डिजिटल करेंसी का सस्पेंस? इसे कौन चला रहा है, कौन बढ़ा रहा है और कौन संभाल रहा है? इन सब के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आप बस वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। नमस्ते, मैं आपका राष्ट्रवादी राशिद। बिटकॉइन का राज जानने के लिए आपको 17 साल पहले यानी साल 2008 में चलना पड़ेगा, जब दुनिया भर में आर्थिक संकट अपने चरम पर था। उस वक्त बैंकों और सरकारों पर लोगों का भरोसा डगमगाने लगा था। लोग बैंक्स और सेंट्रल बैंक के फैसलों और सिस्टम से नाराज थे। बैंकों की गलत नीतियों की वजह से कई लोग अपनी जमा पूंजी खो बैठे। इसी माहौल में खुद को सतोशी नाकामोतो कहने वाले एक गुमनाम शख्स ने एक नए तरीके की डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट पेपर पेश किया। इसमें उन्होंने डिटेल में बताया कि कैसे एक करेंसी बनाई जा सकती है जो बिना किसी बैंक और सरकार के दखल के काम करे। फिर 3 जनवरी 2009 को बिटकॉइन का पहला ब्लॉक जेनेसिस ब्लॉक बनाया गया। यहीं से होती है बिटकॉइन की शुरुआत। बिटकॉइन का मकसद एक ऐसी करेंसी देना था जो डिसेंट्रलाइज्ड हो, यानी जिस पर किसी एक संस्था का कंट्रोल ना हो। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आपको सुनाता हूं कहानी उस पिज्जा की जिसने बिटकॉइन को साल 2009 में पूरी दुनिया के सामने पॉपुलर बना दिया। बात 22 मई 2010 की है। लाज़लो हैनिस नाम के फ्लोरिडा बेस्ड एक प्रोग्रामर ने बिटकॉइन फोरम पर एक पोस्ट डाला। इसमें लिखा, मैं 10,000 बिटकॉइन देकर 2 पिज्जा खरीदना चाहता हूं। उस वक्त बिटकॉइन की कीमत इतनी कम थी कि 10,000 की वैल्यू महज $41 थी। लाज़लो की पोस्ट पर जेरेमी स्टर्डिवेट नाम के शख्स ने जवाब दिया। जेरेमी ने पापा जॉन से 2 पिज्जा ऑर्डर किए और लाज़लो के पते पर डिलीवर करा दिए। बदले में लाज़लो ने जेरेमी को 10,000 बिटकॉइन भेजे। यह बिटकॉइन का पहला रियल वर्ल्ड ट्रांजैक्शन था। इसे बिटकॉइन पिज्जा डे के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, उस जमाने में किसी को भी नहीं पता था कि बिटकॉइन की कीमत भविष्य में आसमान छू जाएगी। अगर वो इंजीनियर उस समय ये पिज्जा नहीं खरीदता और ये बिटकॉइन अपने पास रखता, तो जानते हैं इन बिटकॉइंस की कीमत 10,000 करोड़ के भी पार होती। यानी एक पिज्जा में 6 स्लाइस हैं, तो पिज्जा के हिसाब से एक स्लाइस की कीमत 833 करोड़ पड़ी आज के हिसाब से। दोस्तों, ये ट्रांजैक्शन इसलिए भी खास था क्योंकि ये पहला मौका था जब बिटकॉइन को किसी फिजिकल आइटम यानी पिज्जा के लिए इस्तेमाल किया गया। ऐसे में सबसे पहले पता चला कि बिटकॉइन सिर्फ डिजिटल कोड नहीं बल्कि असल में पैसे की तरह भी काम कर सकता है। आज के हिसाब से 10,000 बिटकॉइन की कीमत 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। लोग मजाक में कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे महंगा पिज्जा था। दोस्तों, बिटकॉइन जितना बड़ा रहस्य है, उससे बड़ा सीक्रेट है इस क्रिप्टो करेंसी का फाउंडर। बिटकॉइन का फाउंडर कौन है, किसी को नहीं पता। बस एक रहस्यमयी नाम सामने आया, सतोशी नाकामोतो। कोई नहीं जानता ये शख्स था, कोई ग्रुप था या बस एक नाम। 2008 में सतोशी ने एक ऑनलाइन क्रिप्टोग्राफी मेलिंग लिस्ट पर एक व्हाइट पेपर पोस्ट किया जिसका टाइटल था बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। यह वो पहला मौका था जब किसी ने सतोशी नाम सुना। जनवरी 2009 में सतोशी ने बिटकॉइन का पहला सॉफ्टवेयर रिलीज किया और नेटवर्क शुरू किया। उन्होंने खुद पहला बिटकॉइन ब्लॉक माइन किया। सतोशी फोरम्स पर एक्टिव रहे, डेवलपर्स के साथ बातचीत करते रहे, बिटकॉइन को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देते। लेकिन फिर 2011 में वो अचानक गायब हो गए। एक आखिरी ईमेल में उन्होंने लिखा, मैं अब दूसरी चीजों पर काम कर रहा हूं, बिटकॉइन अच्छे हाथों में है। आज तक कोई नहीं जानता कि सतोशी नाकामोतो कौन थे। कुछ का मानना है कि वो एक जापानीज प्रोग्रामर थे, तो कुछ कहते हैं कि ये कई लोगों का एक ग्रुप था जो कंफ्यूज करने के लिए एक नाम से जाना जाता है। उनके वॉलेट में करीब
10 लाख बिटकॉइंस आज भी हैं जो आज अरबों डॉलर के हैं लेकिन कभी छुए नहीं गए। सतोशी की गुमनामी ने बिटकॉइन को और भी रहस्यमयी बना दिया, लेकिन उनकी बनाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को बदल करके रख दिया। उनकी गुमनामी की 3 बड़ी वजह हो सकती है। नंबर 1, शायद उन्हें सिक्योरिटी की चिंता सता रही हो, क्योंकि सतोशी ने बिटकॉइन को एक ऐसी करेंसी के तौर पर बनाया जो सरकारों और बैंक्स के कंट्रोल से बाहर है। यह सिस्टम दुनिया की फाइनेंशियल व्यवस्था को चुनौती देने वाला है। अगर सतोशी अपनी असली पहचान बताते तो कई देशों की सरकारें और सेंट्रल बैंक सतोशी के पीछे पड़ सकते थे। सब उन्हें मारने या गिरफ्तार कर लेने की कोशिश करते। माना जाता है कि सतोशी के पास करीब 10 लाख बिटकॉइन आज भी हैं। अगर उनकी पहचान सामने आती तो अपराधी उन्हें निशाना बना सकते थे। वजह नंबर 2, दोस्तों, सतोशी नाकामोतो के गुमनाम रहने के पीछे मुमकिन है कि डिसेंट्रलाइजेशन की मंशा भी रही हो, क्योंकि एक थ्योरी यह भी है कि सतोशी बिटकॉइन को डिसेंट्रलाइज रखना चाहते थे, यानी सरकार, बैंक, यहां तक कि खुद के भी कंट्रोल से बाहर। अगर वो अपनी पहचान बताते और बिटकॉइन का फेस बन जाते तो ऐसे में लोग बिटकॉइन को उनके नाम से जोड़ने लगते। उनकी हर बात को बिटकॉइन की दिशा तय करने वाली ही माना जाता, जो उसके मूल विचार के खिलाफ था। सतोशी चाहते थे कि बिटकॉइन कम्युनिटी खुद ही इसे आगे बढ़ाए। वजह नंबर 3, शायद सतोशी नाकामोतो साजिशों और अटकलों से बचना चाहते थे, क्योंकि अगर सतोशी अपनी पहचान बताते तो लोग उनके इरादों पर सवाल उठाते। क्या वो बिटकॉइन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वो किसी सरकार या बड़ी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं? गुमनाम रहकर उन्होंने ऐसी सारी अटकलों से बचने की कोशिश की। इससे बिटकॉइन का फोकस उनकी पहचान के बजाय टेक्नोलॉजी और इसके मकसद पर रहा। दोस्तों, अब आसान शब्दों में समझिए कि बिटकॉइन तकनीक काम कैसे करती है। बिटकॉइन दरअसल एक डिजिटल कोड है जो आपके डिजिटल वॉलेट में रहता है। जैसे आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं ना, उसी तरह बिटकॉइन को आप इंटरनेट के जरिए दुनिया में कहीं भी भेज सकते हैं। इसकी कुल तादाद 21 मिलियन है। इससे ज्यादा बिटकॉइन कभी नहीं बनेंगे। बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्निक पर काम करता है। आप फर्ज करें कि एक बही खाता है जिसमें दुनिया भर के बिटकॉइन लेन देन लिखे जाते हैं। इस बही खाते को ब्लॉकचेन कहते हैं और ये हजारों कंप्यूटर्स पर एक साथ मौजूद रहता है। ब्लॉकचेन एक डिजिटल कॉपी की तरह है जो जानकारी जैसे लेन देन को रिकॉर्ड करती है। इसे हर कोई देख सकता है, लेकिन कोई बदल या मिटा नहीं सकता। ये कई कंप्यूटर्स पर साझा होती है और इसीलिए सुरक्षित और भरोसेमंद है। जब आप किसी को बिटकॉइन भेजते हैं, ये लेन देन ब्लॉकचेन में दर्ज होता है। इसे जांचने और सुरक्षित करने का काम माइनर्स करते हैं, जो अपने कंप्यूटर्स की ताकत से एल्गोरिदम बना करके गणितीय समस्याएं हल करते हैं। बदले में इन्हें बिटकॉइन मिलते हैं। माइनिंग को एक उदाहरण से आप समझिए। मान लीजिए एक ताला है, उसकी लाखों चाबियां हैं। अब इस ताले को खोलने के लिए सभी चाबियों को एक एक करके लगाना होगा, लगा करके चेक करना होगा। जो ताले को सबसे पहले खोलेगा उसे बिटकॉइन मिलेगा। दोस्तों, अब आपका सवाल होगा कि ब्लॉकचेन काम कैसे करती है। ब्लॉकचेन को ब्लॉक्स की एक सीरीज यानी श्रृंखला के तौर पर आप सोच लीजिए। हर एक ब्लॉक कॉपी का एक पेज है जिसमें लेन देन की पूरी लिस्टिंग होती है। जैसे आदित्य ने विक्रम को 100 रुपए भेजे। जब ब्लॉक भर जाता है तो उसे लॉक कर देते हैं और पिछले ब्लॉक के साथ में जोड़ देते हैं। नोट्स नाम के कंप्यूटर्स इस जानकारी को जांचते हैं, स्टोर करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि ये सही और सिक्योर तो है ना। वैसे ब्लॉकचेन बहुत ही सिक्योर है, क्योंकि ये डेटा को बचाने के लिए एल्गोरिदम, गणित और कोड का इस्तेमाल करता है। चूंकि कई कंप्यूटर्स ब्लॉकचेन की कॉपी रखते हैं तो इसे हैक करना भी बहुत मुश्किल है। कहते हैं सतोशी ने शुरुआती दिनों में करीब 11 लाख बिटकॉइन माइन किए। इनके 22,000 वॉलेट्स में ये कॉइन आज भी रखे हैं। इसकी कीमत आज की तारीख में 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। दोस्तों, ब्लूमबर्ग की दिसंबर 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब इतने ही बिटकॉइन अमेरिकी स्पॉट ETF के पास हैं। हालांकि इन दोनों में से ज्यादा कॉइन किसके पास हैं, इसका सटीक अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, आपने बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी का ABC या A to Z तो सीख लिया, लेकिन जानना समझना जरूरी है कि क्या आपको इसमें आज की तारीख में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। आपके इन्हीं सवालों का जवाब दे रहे हैं मेरे पॉडकास्ट में देश के जाने माने इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट संजय कथुरिया। उन्हें गौर से सुनिएगा। अब एक और जुए के नाम पर खेला जाता है क्रिप्टो, है ना। और क्रिप्टो में एक नया टर्म आ गया है आजकल, मीम कॉइन्स। मीम कॉइन्स में कहते हैं कि अगर आपकी किस्मत चमक गई तो फिर आप चंद दिनों में ही करोड़पति बन जाएंगे।
और कुछ स्टैंडर्ड जो कॉइन्स हैं वो तो हैं ही। ये क्रिप्टो का जुआ दुनिया को कहां ले जा रहा है और भारत में इसका फ्यूचर क्या है? सर, आपने जो अभी बात करी महाभारत की, उसी प्रसंग से चालू करूंगा। लोग काफी सोचते हैं कि भाई मैं ना अच्छे से खेल लूंगा, अपने आप को साइकोलॉजिकली बैलेंस कर लूंगा। तो एक चीज याद रखना कि जुए में, जब जुआ चल रहा था वो वाला, तो सबसे ज्यादा बुद्धि भ्रष्ट हुई थी युधिष्ठिर महाराज की, जिनको धर्मराज कहा जाता है। तो युधिष्ठिर जी महाराज अपना आपा नहीं कंट्रोल कर पाए जुए में। तो आप और मैं कोई चीज नहीं है, ठीक है? तो इसलिए आइडियली इससे बाहर रहिए। सेकंड, क्रिप्टो की आपने बात करी। सर, क्रिप्टो जो है, अगर आपको, मैं कहता हूं कोई भी चीज आपको करनी है, आप उसको पहले समझिए वो है क्या। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स सालों साल एक दूसरे के साथ चेस खेलते थे, पर वॉरेन बफेट ने कभी उनके कंपनी में पैसा निवेश नहीं किया। वो कहते मेरे को तेरा बिजनेस नहीं समझ आता भाई, दोस्ती अपनी जगह है, पर तेरा काम समझ नहीं आ रहा, तू पैसे कैसे बना रहा है, तो नहीं समझ आया। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल गेट्स गलत थे, इसका मतलब ये कि वॉरेन बफेट को नहीं समझ आया। आपको हर अपॉर्चुनिटी नहीं लेनी है भाई। हर अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती तो नहीं ये भी करते हैं, और नहीं ये भी करते हैं, चल प्लॉट भी ले लेते हैं, चल एक काम करते हैं, सोडा भी ले लेते हैं, चल एक काम करते हैं। अरे सोचो तो सही, क्या आपके लिए उपयोगी है? वाई और व्हाट, पहले वाई आता है फिर व्हाट आता है। क्रिप्टो में अगर आपको पैसा बनाना है तो पहले सीखो क्रिप्टो होता क्या है, ट्रेडिंग होती कैसे, वॉलेटाइल एसेट क्लास है। सारे पैसे मत घुसेड़ दो वहां पे। अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो 1,000 रुपए से ट्रेड कर लो, देख लो, सीख लो। अगर बहुत चुल ले तो, नहीं है तो दूर रहो। दोस्तों, आपने संजय कथुरिया को तो सुना, लेकिन यही सवाल लेकर, क्या क्रिप्टो में मैं इन्वेस्ट करूं? बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना खतरनाक तो नहीं है? मैं पहुंचा दीपक वाधवा के पास में, देश के जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। उनका जवाब यह था कि सबसे पहले सीखें, समझें और उसके बाद इन्वेस्ट करें। एक और इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है और उसके बिना शायद हमारी बात अधूरी रह जाएगी। एसेट क्लास आज की तारीख में अच्छा खासा पिछले 10 साल में पैसे कमा करके दिया क्रिप्टो करेंसीज ने, और बल्कि बिटकॉइन तो अब करोड़ों का हो गया है, एक नया रिकॉर्ड बना करके। तो कई कॉइन्स हैं और कॉइन्स में भी बहुत से लोग ये पूछते हैं कि भाई क्या बिटकॉइन में अभी भी जाना ठीक होगा, बिटकॉइन का छोटा सा हिस्सा लेना ठीक होगा। कोई डॉज कॉइन की बात करता है, अलग अलग कॉइन्स की बात होती है। और क्रिप्टो करेंसी को लेकर के रेगुलेशन भी अब पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं। इसके अलावा जैसे पेनी स्टॉक्स होते हैं, ठीक उसी तरह से क्रिप्टो कॉइन में भी कुछ क्लासेस लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या क्रिप्टो करेंसी जुआ है या वाकई क्रिप्टो करेंसी पैसे कमाने का एक सही जरिया है? देखिए, ऐसा है, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो स्टॉक्स हो इंडिविजुअल, लोग तो कमा ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये बात अलग है कि अधिकांश लोग नहीं कमा रहे, लेकिन कुछ मुट्ठी भर चंद लोग तो कमा ही रहे हैं। या जिन्होंने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, वो हर बाजार के उतार चढ़ाव में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो भी कमा रहे हैं। बिल्कुल। जिस आदमी ने 10 रुपए का रिलायंस लिया, आज वो पकड़ के बैठा है, तो उसकी तो कितनी बड़ी वेल्थ जनरेट हो गई। जिस आदमी ने 10 रुपए का इन्फोसिस लिया और वो पिछले 20 साल से बैठा है, तो भाई साहब उसकी तो कहाँ वेल्थ पहुंच गई। क्रिप्टो में लेकिन एक सवाल ये भी सर पैदा होता है कि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो उसकी रेगुलेटरी बॉडी क्या है? शेयर बाजार में करते हैं तो उसकी रेगुलेटरी बॉडी है, अगर आप रियल एस्टेट में करते हैं, ठीक है, रेरा साहब मुझे लेकिन अब क्रिप्टो में एक बात कही जाती है कि कई क्रिप्टो कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, कहाँ से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कहाँ से प्रॉफिट या लॉस बुक हो रहा है, हमें पता ही नहीं होता है। यानी एक रेगिस्तान का जैसे मिराज होता है ना, मरीचिका जिसको बोलते हैं, दूर से देखो तो पानी है, पास में जाते हैं तो रेगिस्तान नजर आता है। इस लिहाज से मैं क्यों क्रिप्टो करेंसी में विश्वास करूं? अच्छा, इफ आई मे प्लीज परमिट टू बी आस्क्ड बाय यू, क्या आपका भी इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो में? बहुत बढ़िया तरीके से। अच्छा है जी, ठीक है। अब अपनी बात आप क्या मेरे सवाल का जवाब दें। देखिए क्या होता है, ये सारे असेट क्लास हैं, ठीक है। जैसा मैंने अभी आपको बोला, ना गोल्ड बुरा है, ना क्रिप्टो बुरा है, ना लैंड बुरा है। आपके पास मुट्ठी भर के सब कुछ होना चाहिए। इस वीडियो एक्सप्लेनर का मकसद सिर्फ ये था कि आपको गाइड किया जा सके कि ब्लॉकचेन आखिर क्या भला है, बिटकॉइन कैसे काम करता है, बिटकॉइन के जरिए पैसे कैसे कमा सकते हैं। लेकिन अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं और मेरी पूरी टीम आपसे ये नहीं कहती कि आप कहीं भी इन्वेस्ट करें, और वो भी बिना सोचे समझे। अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और उसके बाद ही क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें।
एक और बात याद रखिएगा, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की तकनीक को सीखिएगा और उसके बाद ही मैदान में उतरना सही होगा। नमस्ते।